नमस्कार। तो डे 3 की सीरीज़ में आप सभी का जो है वो स्वागत है। इस डे 3 की सीरीज़ में जो है हम मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के एग्ज़ाम के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम के लिए, और सीरियसली तैयारी कर रहे हैं आप, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मैंने कहा है कि हम अपना 100% इस सीरीज़ में दे रहे हैं और इस सीरीज़ में उन सभी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को जो है वो डिस्कस किया जाता है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, हम तो टारगेट ये लेकर चले हैं कि जितने भी पार्ट इस सीरीज़ के होंगे, हर एक सीरीज़ से जो है, हर एक पार्ट से जो है वो 2-2, 3-3 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएँ। अब डिपेंड आपके ऊपर भी थोड़ा सा करेगा कि आपने कितनी चीज़ों को याद रखा है और कितने लंबे टाइम तक जो है वो उन चीज़ों को याद रखा है। तो अभी हम डे 3 की सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं, एज ऑफ नवंबर 2025 हाउ मैनी रामसार साइट्स आर देयर इन इंडिया। तो बोलते हैं नवंबर 2025 तक भारत में कितनी रामसार स्थल थे। देखिए, नवंबर 2025 तक भारत में जो था वो 94 रामसार साइट थी। अब ये जो रामसार साइट का डाटा आपने ध्यान रखना है, ये भी डेट आपने जो है वो ध्यान रखना है। मतलब नवंबर 2025 मंथ यहाँ पर दिया गया है, तो 2025 नवंबर तक 94 थे। जो 94th नंबर की रामसार साइट बनाई गई है वो किसको बनाया गया है? वो गोगाबेल लेक को बनाया गया है। ये कटिहार बिहार में जो है वो आती है। तो ये गोगाबेल लेक कहाँ पर आती है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये कहाँ पर है, बिहार में है। ये नवंबर 2025 में ऐड की गई। इससे पहले भी कुछ एक साइट्स ऐड की गई थी, उनके बारे में भी जानेंगे। परंतु आप देखिए कि बिहार में टोटल 6 रामसार साइट आती हैं और पूरे इंडिया में अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रामसार साइट जो है तमिलनाडु में आती हैं। 20 साइट्स यहाँ पर आती हैं। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश का नंबर जो है वो आता है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया ग्लोबली जो है वो तीसरे नंबर पर जो है वो आता है। पहले नंबर पर यूनाइटेड किंगडम आता है जहाँ पर 176 रामसार साइट्स हैं। दूसरे नंबर पर मैक्सिको आता है और तीसरे नंबर पर अपना भारत 94 साइट्स के साथ आता है। फरवरी 2025 को जो है वो वेटलैंड डे जो है वो मनाया जाता है। तो वेटलैंड डे को जो है वो क्या किया गया था, कुछ एक साइट्स जो था वो ऐड की गई थी। यहाँ पर जो है वो आपने ध्यान रखना है, एक तमिलनाडु की ये बर्ड सेंचुरी थी, सकार को टाई कर इसको जो था वो ऐड किया गया था। तमिलनाडु की ही जो है वो एक और बर्ड सेंचुरी थी जिसका नाम जो है वो थरथांगल था, ये भी आपने ध्यान रखनी है। और एक सिक्किम की थी जिसका नाम जो है वो केचुपलारी था वेटलैंड, ये भी ऐड किया गया। और झारखंड का जो है वो उद्वा लेक ऐड की गई। और जून 2025 में जो है वो कुछ और साइट्स को ऐड किया गया। इसमें से जो है वो राजस्थान की 2 साइट्स थी। एक जो है वो काइचन थी, ये राजस्थान के पालोदी में आती है, और एक मिन्नार थी, ये उदयपुर में आती है राजस्थान के। सितंबर महीने में बिहार के गोकुल जलाशय को ऐड किया गया और उदयपुर झील को जो है वो इसमें ऐड किया गया। उदयपुर झील को जो है वो ऐड किया गया। ध्यान रखें, ये उदयपुर झील राजस्थान में नहीं आती, ये बिहार में जो है वो आती है। तो यहाँ से एक ट्रिकी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। नवंबर 2025 में ये गोगाबेल लेक को जो था वो ऐड किया गया। और गोगाबेल लेक जो है वो क्या है, गोगाबेल लेक जो है वो बिहार में आती है। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये रामसार कन्वेंशन कब साइन हुई थी। ये 1971 में साइन हुई थी। ईरान में ये साइन हुई थी, रामसार शहर में जो था वो साइन हुई थी। चिल्का लेक बोलते हैं, चिल्का लेक और ये जो क्यूलाडियो घाना नेशनल पार्क है ना, ये चिल्का लेक और ये जो क्यूलाडियो घाना नेशनल पार्क है, ये पहले इंडियन वेटलैंड है जो रामसार कन्वेंशन में ऐड हुए थे 1981 में। देखिए, इंडिया कब से इसका जो है वो पार्ट बना है, तो देखिए इंडिया जो था वो 1982 में जो था वो रामसार कन्वेंशन का पार्ट जो था वो बना था। ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि कब इंडिया पार्ट जो था वो इसका बना था। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे यहाँ पर क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, विच कंट्रीज प्रेसिडेंट वॉज द चीफ गेस्ट एट इंडियाज 76th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। तो इंडिया ने जब 76 नंबर की रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन की थी, गणतंत्र दिवस समारोह की सेलिब्रेशन जो था वो की थी, तो बोलते हैं उस टाइम जो है वो किसको चीफ गेस्ट बुलाया गया था। जब बुलाया गया था चीफ गेस्ट तब तो आप सभी ने याद रखा था, परंतु अब वो मेमोरी से चीजें फेड हो गई होंगी क्योंकि काफी पुराना जो है ये डाटा हो चुका है। तो ये जो है वो किसको चीफ गेस्ट जो है वो बनाया गया है, ये इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति थे, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है वो इनको बनाया गया था। अब इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का क्या नाम है और 76th रिपब्लिक डे जो है वो हमने कब मनाया था ये भी पता होना चाहिए। 76th रिपब्लिक डे हमने 2025 में मनाया था। 26 जनवरी 2025 की ये बात की जा रही है। और ये कौन थे, ये जो है इनका नाम था प्रेबो सुबियांतो। तो प्रेबो सुबियांतो का नाम ध्यान रखना, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, पूछा गया तो सीधा क्वेश्चन ठीक होगा आपका। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट GFRA रिपोर्ट 2025 व्हाट इज इंडिया रैंक इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो बोलते हैं कि वैश्विक वन संसाधन आकलन
रिपोर्ट 2025 के अनुसार बोलते हैं वन क्षेत्र के संदर्भ में भारत की रैंक क्या है। तो बोलते हैं कि जो ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट एक रिपोर्ट है 2025 की, इसके अकॉर्डिंग जो भारत का रैंक रहा है इन टर्म ऑफ फॉरेस्ट, वो 9th रैंक जो है वो रहा है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम इसके बारे में बड़े ही विस्तृत वे में जो है वो जानेंगे। अब ये चीज़ें अगर आपको PDF की फॉर्म में चाहिए तो PDF की फॉर्म में भी मिल जाएंगी। टेलीग्राम पर आपको ये सब PDF की फॉर्म में जो है वो सेंड कर दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कुछ हम डाटा जो है वो देखते हैं, जो डाटा फॉरेस्ट से रिलेटेड हमें याद रखना है। देखिए यहाँ पर बोलते हैं इन ग्लोबली अगर पूरे वर्ल्ड में हम बात करेंगे तो इंडिया जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 72,739,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट एरिया जो है वो इंडिया का है, जो कि पूरे वर्ल्ड के टोटल फॉरेस्ट एरिया का अप्रॉक्सीमेटली 2% जो है वो कवर करता है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का टोटल फॉरेस्ट एरिया कितना है तो वो अप्रॉक्सीमेटली 4.14 बिलियन हेक्टेयर जो है वो है, और ये जो है वो पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया का जो है वो 32% जो है वो बनता है। और अगर हम बात करें कि पर पर्सन कितना एरिया जो है वो आता है तो 0.5 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट पर पर्सन जो है वो आते हैं। ठीक है, 0.5 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट पर पर्सन जो है वो आता है। अगर हम कार्बन सिंक करने के मामले में बात करते हैं तो इंडिया का कार्बन सिंक्स में जो है वो 5th रैंक जो है वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो रहा है। यहाँ के जो फॉरेस्ट हैं इंडिया के वो 150 मेट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर जो है वो रिमूव कर देते हैं। 2021 से 2025 तक का ये भी डाटा है। तो ये सब आपने यहाँ पर ये डाटा फॉरेस्ट से रिलेटेड आपने ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार लगा देता हूँ यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, परंतु अगला क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ उससे पहले इस वीडियो का जो हम टारगेट रखते हैं वो हम रखते हैं 1000 लाइक्स का। जैसे ही 1000 लाइक्स आपके पूरे होते रहेंगे हम अगला से अगला पार्ट ऐसे जो है कंटिन्यू करते रहेंगे। देखिए सिर्फ एक मोटिवेशन आपसे मिलती रहे, आपको हेल्प में यहाँ पर मिलती रहे, हम भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हैं, तो दोनों को यहाँ से परिणाम मिलता रहे, इसलिए ये टारगेट रखे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2023 विच वॉज इंट्रोड्यूस रिसेंटली इन इज एसोसिएटेड विद। तो 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी। तो बोलते हैं ये 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संबंधित किससे है, किससे ये रिलेटेड जो है वो आती है। जब ये चर्चा में आई थी तब भी हमने पढ़ी थी और तब उस टाइम आपको याद होगा कि किससे ये संबंधित है। ये जो 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, ये संबंधित है वन नेशन वन इलेक्शन से। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब भी आपको बता देता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक ही बार में इलेक्शन हो जाएंगे। जैसे लोकसभा के इलेक्शन कभी होते, जैसे मान लो बिहार की बात करते हैं तो बिहार में अभी विधानसभा के इलेक्शन हो गए हैं, लोकसभा के इलेक्शन पहले हो गए थे, उनके रिजल्ट भी आ गए थे। परंतु अब आने वाले टाइम में ये 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलती है कि हम क्या करेंगे, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन एक बार में करवा देंगे। यहाँ से खर्चा भी कम आएगा और भी बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि जो हमें जो है देखने को मिलता है कि सरकारें बदलती हैं फिर डिस्टर्बेंस होती है, वो भी नहीं देखने को मिलेगी। तो ये 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किससे संबंधित है, ये बिल है एक, ये जो है वन नेशन वन इलेक्शन से संबंधित है। साइमल्टेनियसली जो है वो इलेक्शन पूरी कंट्री में करवाए जाएंगे, इससे ये संबंधित है। हमारे पास कुछ और भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती हैं, जैसे कि एक 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था। ये 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो बिल किसके बारे में बात करता था, ये 2020 के करीब आया था और ये बात करता था कि जो रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को लोकसभा में दी जाती है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, और उसको एक्सटेंड किया गया 10 सालों के लिए, जनवरी 25 2030 तक उसको जो है वो एक्सटेंड कर दिया गया। तो वो 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो उसकी बात जो है वो करता है। वैसे ही अगर हम देखेंगे कि एक 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी है, इससे पहले 128th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बोला गया। इंडियाज वुमेन रिजर्वेशन बिल है कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन जो है वो इलेक्शनों में दी जाएगी, लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शनों में। तो वो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो अलग से है। ठीक है जी, तो वो भी आपने नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो नोट करना है। अभी ना 130 यानी कि 130वें नंबर की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल भी जो है वो चर्चा में है। ये 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो किसकी बात करता है, ये बात करता है जो प्राइम मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर होते हैं या फिर मंत्री होते हैं, उनको पद से हटाने की बात करता है कि वो ऑटोमेटिकली जो है वो पद से हट जाएंगे अगर
इन केस वो जो है वो 30 दिनों तक जो है वो गिरफ्तारी और हिरासत में जो है वो रहते हैं। तो ये 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो इसकी बात करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो रहने वाली है। अभी तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया है, फिर पास होगी, फिर ये कानून बनेगा, तो वो प्रेसिडेंट से सहमति मिलने तक जो है, जब तक पूरी सहमति नहीं मिल जाती तब तक अलग बात है, परंतु ये 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है पूरी कंट्री के लिए। कंट्री के सिटीजन्स को इम्पैक्ट करेगी, नेताओं को इम्पैक्ट करेगी, वो अलग से एक बात आ जाएगी। अगला क्वेश्चन जो है हम देखेंगे अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग HPRC के TGT एग्जाम के लिए, आप HPRC के JBT एग्जाम के लिए और पटवारी जैसे एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। हालांकि आप असिस्टेंट स्टाफ नर्स के लिए ही क्यों ना तैयारी कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो पेपर 1 के लिए, तो उसके लिए आप जो है हमारी इस कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज के साथ जुड़कर जो है वो अपनी स्टडी को प्रॉपर शेप दे सकते हैं। देखिए ये कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है और इसमें कॉम्प्रिहेंसिव वे से चीज़ों को कवर किया गया है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। अगर आप स्लॉट 1 में नहीं जुड़ सके हैं, 2 में भी नहीं जुड़ सके हैं और 3 में भी नहीं जुड़ चुके हैं, तो स्लॉट 4 जो है वो अभी आपके लिए अवेलेबल है। स्लॉट 4 में आप अपनी सीट जो है वो रिजर्व कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि हिमाचल जी के नेशनल इंटरनेशनल जी के करंट अफेयर, चाहे वो हिंदी हो गई, चाहे वो इंग्लिश हो गई, चाहे वो आपकी साइकोलॉजी हो गई जो कि सिर्फ और सिर्फ TGT JBT में पूछी जाती है, ये सब आपको जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा ताकि आपकी स्टडी में जो है वो कोई भी कमी ना रह जाए। जब भी हम इस टेस्ट सीरीज की बात करते हैं तो हम ये मानकर चलते हैं कि जो टेस्ट आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप तैयारी TGT की कर रहे हैं, JBT की कर रहे हैं, या पटवारी की कर रहे हैं, पेपर 1 की कर रहे हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये लास्ट एग्जाम है आपका और इसी में आपको सिलेक्ट जो है वो होना है, तो उसी हिसाब से हम तैयारी करवाते हैं और आप भी उसी हिसाब से जो है वो इनको मान के चलिए कि उसी हिसाब से आपको भी तैयारी करनी, तो सिलेक्शन पक्की है आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच 2 क्लासिकल इंडियन टेक्स्ट्स वर इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर इन अप्रैल 2025। तो बोलते हैं कि अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में कौन सी 2 शास्त्रीय भारतीय ग्रंथ शामिल किए गए। देखिए 2025 में यूनेस्को की जो है वो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है वो 2 भारतीय जो शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनको जो है वो ऐड किया गया। ये कौन से इंडियन टेक्स्ट हैं, इसमें जो है वो एक तो भगवत गीता आ जाता है और एक जो है वो नाट्य शास्त्र जो है वो आ जाता है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को जो है वो यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है वो ऐड करने की बात कही गई या फिर ये किए गए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हो जाता है। भगवत गीता और नाट्य शास्त्र। अगर हम इंडिया की कुछ ऐसी चीज़ों की बात करते हैं जिनको यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में जो है वो ऐड किया गया है, तो 2025 में भगवत गीता नाट्य शास्त्र, इससे पहले 2023 में भी ऐड किया गया था। 2023 में जो पहली सबमिट हुई थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आर्काइव्स की, 2023 में उसको ऐड किया गया था। 2023 में ही जो है वो अभिनव गुप्ता की कलेक्शन ऑफ मैनस्क्रिप्ट ऑफ हिज वर्क जो 2023 के हैं उनको ऐड किया गया था। और 2017 में जो है वो गिलगित यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गिलगिट मैनस्क्रिप्ट आती है उसको ऐड किया गया था। और 2017 में ही जो है वो मैत्र वर्णकरणम को भी जो था वो ऐड किया गया था। ठीक है, मैत्र वर्णकरणम ये भी एक पांडुलिपि की तरह ही जो है वो आ जाता है जिसको ऐड किया गया था। तो ये मैंने मोटे तौर पर आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच नंबर सेंसस टू बी हेल्ड इन 2 फेसेस बिगिनिंग फ्रॉम 1 अक्टूबर 2026। तो अभी जनगणना होने जा रही है। पहले एक्सक्यूज दिया गया था कि कोविड-19 के कारण 2021 की जनगणना पेंडिंग रही, तो अभी जनगणना जो है वो होने जा रही है। ये कौन से नंबर की जनगणना होने जा रही है, तो ये 16वें नंबर की जनगणना, 16th नंबर की जनगणना जो है वो होने जा रही है। इसका ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए कि 16वें नंबर की जनगणना होने जा रही है। जनगणना के लिए जो नोटिफिकेशन की जाती है वो कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा की जाती है, तो वो भी ध्यान रखना है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स आपने यहाँ पर नोट करना है, इसके द्वारा ये जनगणना की जाती है। अब देखिए इस बार की जो सेंसस होने जा रही है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस बार जो इस बार की जो जनगणना होने जा रही है वो मोबाइल एप्लीकेशन से होने जा रही है। तो इसको बोला गया ये पहली डिजिटल सेंसस भी है, ये पहली डिजिटल सेंसस जो है वो होने जा रही है। और ये जो है वो
और देखिए भारत की आज़ादी के बाद जो है ये 8वें नंबर की सेंसस जो है वो होने जा रही है, 8th नंबर की सेंसस होने जा रही है। अगर हम बात करते हैं कि पहली बार जनगणना जो था वो कब हुई थी, तो पहली बार जनगणना जो था वो 1872 में करवाई गई थी, परंतु ये कंप्लीट जनगणना नहीं थी, ये लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी। उसके बाद जो कंप्लीट जनगणना करवाई गई वो कब करवाई गई, जो पूरे एक प्रॉपर वे में जनगणना करवाई गई वो 1881 में करवाई गई, और ये लॉर्ड रिपन के द्वारा जो था वो करवाई गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाई गई थी, ये भी ध्यान रखना है, ये वाइसराय हुआ करते थे। यहाँ पर वही लिखा गया थोड़ा बहुत जो मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं एज पर रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बाय द IMF इंडिया हैज बिकम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय सरपास्ड विच कंट्री। तो बोलते हैं IMF द्वारा हाल ही में विश्व आर्थिक दृष्टिकोण के अनुसार भारत किस देश को पार करके चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वो बना है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये IMF के द्वारा निकाली जाती है। पहला ही क्वेश्चन कि ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो निकाली जाती है वो कौन निकालता है, वो IMF जो है वो निकालता है। अब IMF के द्वारा जो है वो बोलते हैं ये 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया को घोषित किया गया है। तो इंडिया ने किसका स्थान लिया है? इंडिया ने जापान का स्थान जो है वो लिया है। अब देखिए इंडिया से पहले 3 कंट्रीज जो है वो आती हैं, तो इंडिया चौथे नंबर पर आता है। तो पहले नंबर पर जो कंट्री आती है वो यूनाइटेड स्टेट आती है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर जर्मनी और चौथे नंबर पर अपना इंडिया पहुंच गया आकर, फिर जापान उसके बाद जो है वो आ गया। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन है, यहाँ से इतना ही ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज बिकम 21st मेंबर टू अडॉप्ट यूरो एज इट्स ऑफिशियल करेंसी। तो बोलते हैं कि यूरो को अपने ऑफिशियल करेंसी के रूप में जो है वो धारण करने वाला जो है वो 21st नंबर का कंट्री जो है वो कौन सा बना है। अब यहाँ पर 21वें नंबर का देश बना है जिसने जो है वो यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में जो है वो अपनाया है। ये कौन सी कंट्री है? ये बल्गारिया कंट्री जो है वो आ जाती है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पर बल्गारिया कंट्री की बात कर लेते हैं थोड़ी सी कि बल्गारिया कंट्री जो है वो इसकी कैपिटल क्या है, इसकी करेंसी क्या है। बल्गारिया की जो कैपिटल आती है वो आपने ध्यान रखनी है, सोफिया जो है वो इसकी कैपिटल आती है। इसकी जो पहले करेंसी हुआ करती थी वो बल्गारियन लीव जो था वो हुआ करती थी, लीव इसकी करेंसी हुआ करती थी। अब इसने जो है वो यूरो को ऑफिशियली जो है वो अपना लिया है। अगर हम यहाँ पर बेल्जियम की भी बात करते हैं कि बेल्जियम की जो है वो कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। बेल्जियम की जो कैपिटल आती है वो ब्रुसेल्स में जो है वो आती है, ब्रुसेल्स में इसकी कैपिटल आती है। इसकी जो करेंसी आती है वो यूरो ही है ऑलरेडी। यूक्रेन की अगर हम बात करते हैं कि रशिया यूक्रेन का वॉर चला हुआ था, तो यूक्रेन की कैपिटल करेंसी क्या है? यूक्रेन की जो कैपिटल है वो कीव है, कीव इसकी जो है वो कैपिटल है। ये तो एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। और यूक्रेन की जो करेंसी आती है वो है यूक्रेनी रिविनिया, रिविनिया जो है वो इसकी कंट्री आती है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HRYVNI। यहाँ पर H जो है वो साइलेंट है, तो रिविनिया कर इस तरह से जो है वो इसको लिखते हैं। और उसी तरह यहाँ पर स्वीडन भी जो है वो दिया गया है। तो स्वीडन की करेंसी और कैपिटल क्या है? तो स्वीडन की करेंसी और कैपिटल आप ध्यान रखें कि स्वीडन की जो कैपिटल आती है वो स्टॉकहोम आती है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्टॉकहोम आती है, और करेंसी इसकी स्वीडिश क्रोन जो है आती है, स्वीडिश क्रोना KRONA, स्वीडिश क्रोना जो है वो इसकी करेंसी आती है। तो ये भी पता चल गया। ठीक है, ये हमने यहाँ पर इंपॉर्टेंट जान लिया। अब एक कैपिटल और करेंसी आपने मुझे बतानी है, आसान है। स्विट्जरलैंड कंट्री की बता दीजिए। ठीक है, स्विट्जरलैंड की जो है वो आप कैपिटल और करेंसी बता दीजिए जल्दी से कमेंट कर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया एज पर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021। ये 2021 की रिपोर्ट है, आई ये 2025 में है, क्योंकि जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 की आई है इसके अनुसार भारत की जो कुल प्रजनन दर है वो कितनी है? वो 2.0% है, 2.0 जो है वो है। अब इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो गई है। इंडिया जो है वो मोस्ट पॉपुलस कंट्री जो है वो बन गया है। इंडिया सबसे अधिक पॉपुलेशन वाली कंट्री जो है वो बन गया है। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली 146.39 करोड़ जो है वो पहुंच गई है अप्रैल 2025 में। इसने चाइना को सरपास किया है। चाइना की जो करंट पॉपुलेशन है वो 141.61 करोड़ जो है वो आती है। ठीक है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन गया है। अब यहाँ पर मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशो MMR की बात करते हैं। ये इंडिया का जो है वो कम हो गया है 37 पॉइंट्स फ्रॉम द 130 पर लाख लाइव बर्थ इन 2014 टू 16
यानी कि 2019 से लेकर 21 तक ये जो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेशो देखने को मिली, ये 93 देखने को जो है वो मिली। ये 93 नंबर ध्यान रखना है। वैसे ही इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो देखने को मिली 2021 में, वो कितनी देखने को मिली? 2021 में ये 27 पर 1000 लाइव बर्थ देखने को जो है वो मिली, 27 ये देखने को मिली। और इसमें भी हमें नियोनोटाल मोर्टेलिटी रेट एक देखने को मिली, ये कितनी देखने को मिली? ये 19 पर 1000 लाइव बर्थ 2021 में जो है वो देखने को मिली, 19 देखने को मिली। और अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हमें कितनी देखने को मिली? वो 31 पर 1000 लाइव बर्थ जो है वो 2021 में देखने को मिली। इनमें पिछले साल के साथ कंपेयर किया है, जो मैंने आपको नहीं बताया, ये पीडीएफ में हम आपको प्रोवाइड भी करवा देंगे। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है उनको पीडीएफ की अर्ली एक्सेस मिल जाती है, और आपको भी टेलीग्राम पर बाकी पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी गई हैं। डे 1 की भी, डे 2 की, डे 3 की भी आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, बशर्ते आप टेलीग्राम पर रेगुलरली जुड़े होने चाहिए। आगे क्वेश्चन में बोलते हैं द सेक्स रेशो एट बर्थ इम्प्रूव फ्रॉम 899 इन 2014 टू 913, मतलब जो सेक्स रेशो है वो 913 आकर जो है वो पहुंच गई है, जो भारत की सेक्स रेशो है 2021 में, वो ये आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है, बेसिक सी बात। अच्छा, सेक्स रेशो की जब बात हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर कर बताइए कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की सेक्स रेशो जो था वो कितनी थी? 2011 की जनगणना के अनुसार बताइए। आगे बोलते हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर स्टेटमेंट्स दी गई हैं हमारे पास। बोलते हैं द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ऑर्गेनाइज्ड द बिम्स्टेक यूथ समिट फ्रॉम 7th to 11th February 2025 इन गांधीनगर गुजरात। की युवा मामलों के विभाग ने गुजरात के गांधीनगर में 7 से 11 फरवरी तक बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन जो है वो इसका आयोजन जो है वो किया। और दूसरे में बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अटेंड बिम्स्टेक समिट इन बैंकॉक इन अप्रैल 2025 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिम्स्टेक समिट जो है वो बैंकॉक में अटेंड की 2025 में। हम बात पहली स्टेटमेंट की बात करते हैं तो देखिए बिम्स्टेक जो एक समिट हुई, बिम्स्टेक यूथ समिट इसको बोला गया, इसको यूथ अफेयर्स डिपार्टमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया, और बिल्कुल सही बात है, ये फरवरी महीने में ही हुई, गांधीनगर गुजरात में ही हुई। पहली स्टेटमेंट हमारे पास बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट में बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, उनके द्वारा बिम्स्टेक समिट भी अटेंड की गई और ये बैंकॉक में की गई। तो ये भी पूछ सकते हैं कि कहाँ पर इनके द्वारा ये अटेंड की गई, अप्रैल 2025 में, या फिर ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौन सी समिट को अटेंड किया था? तो वो बिम्स्टेक समिट को अटेंड किया था। ठीक है, बिम्स्टेक आपके सिलेबस में ऑफिशियली मेंशन भी किया गया है। तो बिम्स्टेक की बात करें तो ये भी स्टेटमेंट सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गई हमारे पास, बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। हम बात करते हैं यहाँ पर बिम्स्टेक के बारे में। बिम्स्टेक, पहले इसका पूरा नाम जो है वो जानेंगे कि बिम्स्टेक कंट्रीज का जो है पूरा नाम है क्या आखिर। ठीक है, फिर उसके बाद जानेंगे कि कौन कौन से मेंबर देश जो है वो यहाँ पर आते हैं। तो बिम्स्टेक में इसका पूरा नाम आता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये बिम्स्टेक का पूरा नाम है। इसकी मेंबर कंट्रीज में हम बात करते हैं तो कौन कौन सी इसकी कंट्रीज जो है वो आती हैं। इसमें एक म्यांमार आता है, बांग्लादेश आता है, भूटान आता है, इसमें श्रीलंका आता है, अपना भारत तो इसका मेंबर है ही है, इसमें जो है वो नेपाल भी आता है, इसमें जो है वो थाईलैंड भी आता है। ठीक है, तो आपने ये ध्यान रखना है, MBBS और NIT कर आपने ध्यान रखना है, ये इसकी ट्रिक बेसिक सी बन जाती है। बिम्स्टेक की बात करें तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में जो था वो की गई थी। और बिम्स्टेक की अगर हम ये भी बात करते हैं कि बिम्स्टेक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, सेक्रेटरीट इसका मतलब वो कहाँ पर आता है, तो इसका जो परमानेंट सेक्रेटरीट बनाया गया है वो बांग्लादेश के ढाका में जो है वो बनाया गया है। तो बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में, इसकी मेंबर कंट्रीज आपने पढ़ ली, उनकी ट्रिक पढ़ ली, और दूसरा आपने पढ़ लिया कि बिम्स्टेक का जो सेक्रेटरीट है वो कहाँ पर है, वो बांग्लादेश ढाका में जो है वो उसका सेक्रेटरीट जो है वो आता है। तो ये सब हम यहाँ पर जो है वो पढ़ लिया, ये सब इंपॉर्टेंट है सारा का सारा डाटा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो यहाँ पर थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन है आपके लिए कि यहाँ पर बोलते हैं ये ऑपरेशन सिंधु चलाया गया था, ये कहाँ से अपने नागरिकों को निकालने के लिए इंडिया ने चलाया था। तो ये ईरान और इजराइल का जब वॉर हुआ था ना, तो ईरान से जब अपने नागरिक निकालने थे तब चलाया था, परंतु इजराइल से भी कुछ एक को इवैक्यूएट किया गया था। तो यहाँ पर ईरान ऑप्शन में दिया ही नहीं गया है, तब ये इजराइल ऑप्शन जो है वो सही हो गया इसका। अदरवाइज यहाँ पर अगर ईरान ऑप्शन में होता तो ईरान सही आंसर भी इसका माना जाना था। तो ये एक क्लैरिफिकेशन है आपके लिए प्रीवियस पार्ट की। और अगला क्वेश्चन देखिए आप क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 51st G7 समिट होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। 51st नंबर की जो G7
सबमिट हुई, वो किसके द्वारा होस्ट की गई, इसका आंसर आप कमेंट कर जो है वो बताएंगे। इससे पिछले पार्ट में इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 सर्च करना। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।